तो अभी हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पहला चैप्टर साइंस टेक का पढ़ रहे हैं, जिसमें वायु प्रदूषण पर जितनी बातें हो सकती थी, जितने आयाम, सभी पर हमने चर्चा कर चुके हैं। ओजोन परत क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, सब पर बात हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कई आयाम हैं, जिसमें जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। ठीक है, अब एक नया आयाम जुड़ा है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, फोटो पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। ठीक है, शहरों में या कई जगहों पर जो प्रकाश का अनियंत्रित प्रबंधन होता है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। कहिएगा क्या फैल रहा है? तो जो प्रकृति में जो भी जीवन है, वो रात और दिन के जो का लय है, उसके साथ अपने जीवन का तालमेल बिठाए हुए हैं। समझ आई बात? तो वो तालमेल बिगड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं कि जिसके यहाँ फंक्शन होता है, शादी विवाह होती है, तो उसके यहाँ प्रकाश या लाइट का बहुत ये बड़े पैमाने पर ये प्रबंधन किया जाता है। तो सुबह में जाकर आप देखिएगा, वहां पर कहीं न कहीं चमगादड़ गिरा हुआ मिलेगा आपको। मतलब समझ में आई बात? चमगादड़ को रात में घूमने की आदत है, भोजन की तलाश वगैरह वगैरह, लेकिन वो कृत्रिम प्रकाश में अपना रास्ता भूल जाता है। ठीक है, अपना नेचुरल मूवमेंट वो कर नहीं पाता है, तो गिर जाता है। कई बार हमने इस ऑब्जर्व किया, आप लोग भी देखिएगा। तो प्रकाश प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हुई है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो सभी पर बात करेंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं जल प्रदूषण। जैसा कि मैंने बताया था, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, पर्यावरण की मौलिक संरचना, जैविक, भौतिक, रासायनिक संरचना में अवांछित परिवर्तन जो मानव के लिए हानिकर होते हैं, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का ही एक आयाम हुआ जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण की परिभाषा क्या होगी? वही, जल की मौलिक प्राकृतिक संरचना में अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के लिए या जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। क्या कहलाता है? चलो लिखिए, जल की मौलिक संरचना में अवांछित परिवर्तन को जल प्रदूषण कहा जाता है। इस स्थिति में जल में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी के कारण यह जीवों के उपयोग के अनुकूल नहीं रह जाता। जीवों के उपयोग के अनुकूल नहीं रह जाता है। ठीक है, अब जल प्रदूषण जो है मुख्यतः दो भागों में उसको बांटा जाता है। एक भूमिगत जल प्रदूषण, कौन सा? भूमिगत जल प्रदूषण, और दूसरा सतही जल प्रदूषण। सतही जल प्रदूषण में आया नदी का, तालाब का, झील का, ठीक है, समुद्र का जल प्रदूषण। नदी, तालाब, झील में जो प्रदूषण होता है, अंततः सारा प्रदूषण मिलकर कहाँ चला जाता है? समुद्र में। समुद्र को प्रदूषित कर देता है। जितना भी कचरा है, लिक्विड पोल्यूशन जो भी है, वो अंत में समुद्र को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो दो प्रकार जल प्रदूषण के, मुख्यतः दो प्रकार है। पहला भूमिगत जल प्रदूषण, दूसरा सतही जल प्रदूषण। सतही जल प्रदूषण में ब्रैकेट में दे दीजिएगा क्या? तालाब, झील, नदी, समुद्र, समुद्री जल। भूमिगत जल प्रदूषण आपको कहाँ दिखेगा? जब आप ट्यूबवेल या चापाकल का पानी इस्तेमाल कीजिएगा, दिखेगा उसमें। क्लियर है? अब इन दोनों ही स्तरों पर देखिएगा, इन दोनों ही स्तरों पर प्रदूषण के कई कारक हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कई कारक हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कारण या कारक दोनों लिख सकते हैं। कारक, कारक, ठीक है। प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी उद्गार, लावा जो निकलता है पानी में चला गया, प्रदूषित हो गया। भूस्खलन से जो विघटित पदार्थ होता है, बगल में झील या नदी है, उसमें चला गया, जल प्रदूषित हो गया। ठीक है, चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से जो चूर्ण होता है, हवा के द्वारा या किसी तरह बहकर जल में चला जाता है, तो जल प्रदूषण होता है। तो प्राकृतिक कारणों से क्या लिखिएगा? प्राकृतिक कारण में
ज्वालामुखीय उद्गार, चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से उत्पन्न अवसाद, लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन, भूस्खलन से अवसाद, सिल्ट, भूस्खलन से विघटित, भूस्खलन से उत्पन्न विघटित पदार्थ, ठीक है, इत्यादि प्राकृतिक कारण। मुख्यतः हम लोग मानवीय कारण पर विचार कर रहे हैं, ठीक है, मुख्यतः किस पर विचार कर रहे हैं? मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में लिख लिए, चलिए मानवीय कारण या मानवीय कारक, जैसे तालाब है, झील है, नदी है, उसमें घरेलू अवशिष्ट, घरेलू अवशिष्ट समझे ना, घर किचन का या और भी जो है घरेलू अवशिष्ट, नगरीय अवशिष्ट में सब आ गया, नगर का जितना अवशिष्ट है, और औद्योगिक अवशिष्ट, इन सभी अवशिष्टों का जल में गिरना, किसी न किसी रूप में पानी में पहुंचने से पानी प्रदूषित होता है। समझ में आई बात? क्या क्या अवशिष्ट, अवशिष्टों यानी घरेलू, नगरीय, औद्योगिक अवशिष्टों का जल में मिलना, अब जैसे भी मिले हो, ठीक है। अब मान जल अगर प्रदूषित होता है तो उस प्रदूषण की मात्रा का माप किससे किया जाता है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जैसे जल अगर प्रदूषित है तो प्रदूषण खत्म कौन करता है? जल में जो रहने वाले सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव को जितना मेहनत करना पड़ेगा उतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आई बात? तो प्रदूषण को अवघटित करने के लिए जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जो ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है वो क्या हो गया? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है तो क्या माना जाएगा? प्रदूषण ज्यादा। ये पीटी फैक्ट में बता दिए, जल के प्रदूषण की मात्रा की माप किससे की जाती है? बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अकॉर्ड भी होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों। बीओडी सीओडी समझ गए ना? साइड में कहीं लिख लीजिएगा, हर चीज हम लिखाएंगे नहीं, बीओडी सीओडी। तो ये हो गया। अब कृषि में अगर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं जाके पानी में मिलता है, चाहे भूमिगत जल के साथ वो नीचे चला जाए या और किसी स्रोतों के साथ, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है? कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग ये किसी न किसी रूप में जल में जाता है और जल को प्रदूषित कर देता है, ठीक है। और नदी में या समुद्र में जब जलयान चलता है, जहाज चलता है, तो कभी कभी रिसाव होता है, या बड़ा बड़ा तेल का टैंकर लेके जब आता है बंदरगाह के पास तो टैंकर की सफाई की जाती है। टैंकर में जो तैलीय पदार्थ बच जाता है वो चला जाता है किसमें? पानी में। या कहीं कहीं तो दुर्घटना हो जाती है तो सारा तेल रिस्क के किसमें चला गया? पानी में। तो नदी या समुद्र में पेट्रोलियम एवं तैलीय पदार्थों का रिसाव, चाहे जैसे भी हो, समझ में आ रही बात? क्या पेट्रोलियम या तैलीय पदार्थ या अन्य तैलीय पदार्थों का नदी या समुद्र में रिसाव, चाहे वो दुर्घटना से होता हो या सफाई के क्रम में होता हो, जैसे भी होता हो, देखिए। और जो जलयान है या नदी में भी जलयान चलते हैं, बड़े बड़े जहाज लोगों को लेकर आते जाते हैं ना, या नाव पर भी लोग आते जाते हैं, तो आने जाने के क्रम में अवशिष्ट छोड़ते हैं, खान पान, बहुत तरह तरह की चीजें। तो समुद्री जलयानों आदि के अवशिष्ट या सीधे दीदी जलयानों के अवशिष्ट, जलयान समुद्र में भी चलते हैं और नदी में भी। और ज्यादातर परमाणु रिएक्टर देखिएगा कि समुद्र के किनारे प्लांट किए जाते हैं, क्योंकि परमाणु रिएक्टर के जो अवशिष्ट होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। वो अगर रिसाव होने लगा, लीकेज हो गया रिएक्टर में, तो बहुत ही खतरनाक, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारी और कई तरह की बीमारियां उस क्षेत्र में होती रहेंगी। तो परमाणु अवशिष्ट के सुरक्षित निकासी के लिए समुद्र के किनारे रिएक्टर को प्लांट किया जाता है, ताकि जो लिक्विड अवशिष्ट हो उसको समुद्र में सुरक्षित तरीके से बहा दिया जाए। समझ में आ रही बात? तो उससे भी तो बहा तो दिए, इंसान ने अपना छुटकारा पा लिया, लेकिन वहां जो जलीय जीव जंतु है वो क्या होगा? प्रभावित होगा।
उसकी बायोडाइवर्सिटी जो है समुद्र के अंदर की वो प्रभावित होगी। दूसरी बात हो जो वो प्रभावित होंगे और हो सकता है वो आप खाइए तो फूड चेन भी प्रभावित हुआ। जैसे फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जानते हैं, समुद्र के किनारे था और सुनामी आया तो वहां फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुआ, परमाणु संयंत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुनामी से वहां रिसाव हुआ होगा, वहां का जल क्या होगा, प्रदूषित हुआ होगा। तो ये परमाणु नाभिकीय अवशिष्ट या परमाणु संयंत्रों के अवशिष्ट लिख सकते हैं। अब ठीक है, जब इंसान ने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना आरंभ किया तो प्रायः सभ्यताएं विकसित हुई कहां पर, नदी के किनारे विकसित हुई। क्यों? जल की आवश्यकता और जल की उपलब्धता चाहिए, तो नदी के किनारे जल आसानी से उपलब्ध था। तो नदी के किनारे को छोड़ना इंसान ने तब आरंभ किया जब इंसान ने मानव सभ्यता में मंडल कूपों का विकास हुआ। नहीं समझे? मंडल कूप, कुआं, उसी को मंडल कूप कहते। तो जब कुआं खोदना सीख लिया इंसान तब जाके नदी का किनारा छोड़ा है। समझ वाली बात? नदी या तालाब का किनारा छोड़ा। तब क्या हो सकता था, कहीं भी बच सकता था कुआं खोद कर, लेकिन जब तक नहीं सीखा। पर फिर भी कुआं खोदने के बाद भी पानी की जितनी आवश्यकता नदी के किनारे आसानी से पूरी होगी उतना कुआं से तो नहीं होगा ना, इसलिए नदी के किनारे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई, नदी के जल के और भी स्रोत इंसानों ने ढूंढना आरंभ किया, ढूंढा, तो नदी से दूरी बढ़ती गई, लेकिन नदी से लगाव खत्म नहीं हुआ। हमारे जितने सांस्कृतिक उत्सव त्योहार वगैरह वगैरह सब किसी न किसी रूप में नदियों से जुड़े हुए हैं। और गंगा इसलिए पवित्र नदी मानी जाती है क्योंकि वो उत्तर भारत की सभी नदियों की लाइफ लाइन है कि नहीं? सभी नदियां उसमें मिलती है, ठीक है। और गंगा के सहारे ही हमारी सभ्यता विकसित हुई, सिंधु और गंगा के सहारे। तो कहने का तात्पर्य है कि नदियों के किनारे जो भी सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, आपको शुद्ध होना है तो नदी में जाके शुद्ध होते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और मृत्यु होने पर अनिवार्यतः, ठीक है, कम से कम अस्थि विसर्जन तो कभी सुने हैं तालाब में। और जब भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो ठीक है, हिंदू बहुत ही क्या ये अलग तरह के समुदाय अपने से मिट्टी लाकर पत्थर लाकर बनाते हैं, उसमें मंत्रोच्चार करके प्राण फूंक दिए, अब माता जी अवतरित हो गई। और 2 दिन के बाद खुद कहते हैं कि अब माता जी चली गई, अब उनका विसर्जन। अब विसर्जन भी क्या, गांव देहात आबादी से दूर नदी में जाके कर दिया जाता है, ढोल वगैरह के साथ विदाई दे दी जाती है। तो हाँ, तो मतलब करने का मतलब सांस्कृतिक उत्सव जो होते हैं, या चाहे वो ये कुंभ का मेला हो या मूर्ति विसर्जन हो या पूजा का अवशेष, कहाँ फेंकते हैं? नदी में फेंकते हैं, ठीक है। अहमदाबाद हम गए थे तो वहां देखे थे साबरमती के बगल में वहां का नगर निगम क्या किया था, कलश जैसा घड़ा रख दिया था, जगह जगह कलश, उस पर कलश जैसा पेंटिंग वगैरह कर दिया था ताकि लोग जो पूजा के अवशेष हैं उसमें डाले, नदी में नहीं फेंके। जैसे देवताओं का वो चढ़ाया हुआ जो अवशिष्ट है उसको अब जहां तहां फेंकने में मोह लगता है ना, कि कोई कुत्ता खा लेगा, पैर लग जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए आप चाहते हैं बढ़िया जगह फेंके, तो जाके फेंकते हैं कहा, नदी में। तो अहमदाबाद नगर निगम ने क्या किया, वो एक घड़ा बना दिया था कलश टाइप का, ताकि लोग नदी में नहीं डाल के इसमें डाले। लेकिन उसमें कम लोग डालते थे और जो डालते थे नदी में, समझ में आई बात? तो ये है। उसके बाद गंगा आरती होती है, तो वो तो गंगा के प्रति हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं ना, लेकिन इस क्रम में क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उसका तरीका है कि मतलब गड्ढा खोद के अब कहीं की यहाँ रख दीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं ना कर सकते किसी से, ठीक। तो नाभिकीय अवशिष्ट हो गया। और नदियों तालाबों, तालाब हमारे यहाँ स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया भारत में। जहां भी मंदिर है अनिवार्यतः वहां तालाब होता है। देखिए कहीं कहीं ऐसा कोई मंदिर दिखा जिसके पास में तालाब नहीं हो? होगा, उसको ढक दिया गया होगा लेकिन शुरुआत में होगा, तालाब होगा। तालाब होना पक्का है, क्योंकि पहले पहले चापाकल नहीं था,
मंदिर है तो पूजा करता होगा ना लोग, तो तालाब से जल लिया, वहां होगा या वह थोड़ी दूर पर होगा लेकिन होगा जरूर, या फिर नदी होगा। समझ आई बात? नदी जहां है वहां तालाब की जरूरत ही नहीं। तो तालाबों, नदियों, झीलों के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर पानी को गंदा करें। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग सुबह सुबह अपना नित्य क्रियाकर्म कहाँ करते हैं? उसी गंगा में। खाना पीना जो छोड़ते हैं वो भी उसी गंगा में, और शुद्ध होने भी फिर नहाने के लिए उसी गंगा में। ठीक है। तो जल के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है सांस्कृतिक उत्सव। देखिए, नदी, तालाब आदि के किनारे सांस्कृतिक उत्सव या अन्य परंपराएं, जैसे महाकुंभ, दाह संस्कार, मूर्ति विसर्जन, पूजा अवशेष इत्यादि। ये क्या हो गया? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब वो ये तो लिखाई जो नगरीय अवशिष्ट में वो भी आ गया। सीवेज का पाइप कभी कभी नदी में डाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? नदी जल प्रदूषित होता है। सीवेज समझ गए ना? डाल दिया जाता है तो उससे भी प्रदूषित होता है। तो वो तो एक ही लाइन में हम लिख दिए हैं, घरेलू, नगरीय, औद्योगिक अवशिष्ट। तो ये मोटा मोटी हो गया। अब इसका परिणाम क्या होता है आप लोग खुद समझिए। प्रदूषित पानी पीजिएगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो पेयजल प्रदूषित होगा। सबसे पहले पेयजल प्रदूषित, और पेयजल प्रदूषित हो गया। प्रदूषित पेयजल पीने से क्या होगी? स्वास्थ्य समस्या, जैसे बोलिए, कोलेरा या हैजा जिसको कहते हैं, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारी है जो जल प्रदूषण के कारण होता है। डायरिया, हेपेटाइटिस, जैसे इसको सब कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, जल जनित रोग। पानी अगर दूषित हो गया, तालाब का, झील का, नदी का, तो जल में जो जीव जंतु हैं उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। कह सकते हैं एक लाइन में, जैव विविधता का ह्रास। हाँ, जलीय जैव विविधता का ह्रास दोनों हो रहा है ना, डायग्राम भी बन रहा है, डिटेल भी लिख रहे हैं ना। जलीय जैव विविधता का ह्रास। अब पानी में जो मछली है या और भी चीज है जिसको इंसान खाता है, तो पानी अगर प्रदूषित है तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के स्वास्थ्य भी क्या होगा? में स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अब वो हम आप खाते हैं तो वो प्रभाव हमको भी झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ खाया ऐसा चीज जिसमें कोई केमिकल था, कौन? मछली। वो मछली हम खाए तो केमिकल का प्रभाव हमारे बॉडी में भी तो आ गया, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन आया। तो इसको कहते हैं आहार श्रृंखला, फूड चेन का प्रदूषित होना। आहार श्रृंखला प्रदूषित होना, समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई किसान कीटनाशक छिड़कता है, तो कीटनाशक छिड़कता है, वो बैगन पर पड़ा, अब बैगन हम खाए तो कीटनाशक का सूक्ष्म अंश हमारे शरीर में भी गया। तो ये क्या हुआ? आहार श्रृंखला का प्रदूषित होना। समझ में आई बात? या कोई किसान कीटनाशक छिड़क रहा है या रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहा है, वो पौधा में गया, फल में गया, वो पौधा का पत्ता वगैरह खाया कौन? खस्सी, और उस खस्सी को हम लोग खाए। ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला का प्रदूषण। आहार श्रृंखला इसी को कहते हैं, खाया खाया खाया, चेन होता है ना। पत्ता खाया बकरी, बकरी को खाए हम, हमको खाया बाघ। ये क्या हुआ? फूड चेन का पोल्यूटेड होना। क्लियर है? बढ़िया से समझिए, आसानी से समझिए। आहार श्रृंखला का प्रदूषित होना हो गया। अब अगर प्रदूषित जल से सिंचाई का कार्य किया जाता है तो क्या होगा? मृदा की उर्वरता और पौधों की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ेगा। लिखिए, प्रदूषित जल से सिंचाई होने पर उर्वरता एवं उत्पादकता में गिरावट आती है। ठीक है, तो भाई उपाय क्या है? उपाय क्या है? कारण क्या है?
अवशिष्ट सारा कहाँ जाता है? तो आप क्या उपाय कहिएगा? हाँ, जल में डालने से पहले अवशिष्टों का के उपचार का प्रबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपचार। समझ में आई बात? लिखिए। हाँ, उपाय। ठीक है श्रेयांश, जल में मिलने से पहले अवशिष्टों के उपचार का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, इसी में तो सब आ गया। लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है कि माता गंगा को आप आरती उतार रहे हैं कि प्रदूषित कर रहे हैं। अब तेल वाला दीपक डाल के जरा आगे छोड़ देंगे। हाँ? आस्था में सती प्रथा भी। आस्था जब आपके विकास में बाधक हो जाए तो आस्था का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। आस्था इसलिए हुआ ना, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आस्था। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य के जीवन को वो बेकार करने लगे तब वो आस्था का कोई महत्व नहीं है। उस आस्था को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए, जन जागरूकता। पहले हमारे पूर्वज जब रहते होंगे तो उस समय थोड़ी तेल देते होंगे। तेल था कहाँ जो तेल वाला दिया देते होंगे? जिस समय ये आस्था हुई, शुरू हुई कि गंगा है, हमें नदी जल देती है तो इसके प्रति, तो उस समय तो खाली श्लोक बोलते होंगे, माता बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है, कि आपने मुझे जीवन दिया, जल दिया। यही सब है ना, वेद में यही सब है। उसमें कोई कर्मकांड नहीं था। फूल और माला, तेल, ये क्या कहते हैं, अक्षत, प्रसाद, ये सब नहीं होता। हाँ, पहले कैसे होता होगा? पहले सबका आविष्कार होगा तब ना, बनेगा तब ना। सरसों तेल उस समय रहता होगा? हाँ, घी हो सकता है, तो शुरुआत में नहीं ना होता होगा। चलिए, जन जागरूकता। हाँ, सांस्कृतिक उत्सव के अवसर पर, सांस्कृतिक उत्सव के अवसर पर विशेष जागरूकता, क्योंकि घी बहुत बढ़िया उदाहरण है। दूध कीमती होता है कि दही कीमती होता है, या मक्खन कीमती होता है, या घी कीमती होता है? घी। इससे क्या सीख मिलता है? जो चीज जितना मथा जाता है वो उतना कीमती हो जाता है। आपको क्या सीख मिलती है? कुछ सीख मिली? दूध रहना है कि घी बनना है? हाँ? मक्खन तो बीच में रह गया है। चलिए, अमूल का कारखाना तो हम ही है यहाँ पर। हम मथा, तुम लोग मथा रहे हो। चलिए, विशेष जागरूकता की जरूरत होती है। अब ये अवशिष्ट, ये तालाब जो है, देखिए कभी कभी तालाब के चारों ओर ये क्षरण पर नियंत्रण, भूमि क्षरण होता है ना, क्षरण या अवशिष्ट विसर्जन पर नियंत्रण। क्षरण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पक्का घाट चारों ओर। पक्का घाट जहां है चारों ओर, वहां पानी कम प्रदूषित होता है, नहीं तो धीरे 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 तो पोल्यूशन। और छठ में क्या करते हैं लोग? जाके घाट बनाते हैं माटी कोर कोर करके। ठीक है, छठ मना के तो चले आए, उसका सारा मट्टी कहाँ चल गया? और उसके बाद छठ का जो अवशेष है वो भी नदी में, तालाब में, तालाब प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी दीजिए, नदियों और तालाबों के किनारे शवदाह गृह, विद्युत शवदाह गृह, शौचालय, शौचालय रहना बहुत जरूरी है। तो पानी को बड़ी लोग गंदा करते हैं। शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। हो गया। हमारे देश में सरकारी प्रयास क्या किए गए? उपाय पढ़ाते रहे थे हम लोग, सरकारी उपाय या सरकारी प्रयास। 1986 में नेशनल रिवर एक्शन प्लान, राष्ट्रीय नदी कार्य योजना आरंभ हुआ। उसी में गंगा एक्शन प्लान था। गंगा एक्शन प्लान, गंगा नदी को साफ करने के लिए आपको ये यमुना एक्शन प्लान, यमुना नदी को साफ करने के लिए, अलग अलग नदियों को साफ करने के लिए ये एक्शन प्लान चलाया गया। पहले गंगा एक्शन प्लान चला, उसको सामूहिक रूप से क्या कहा गया? नेशनल रिवर एक्शन प्लान। ठीक है, और नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता रहा है। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लान, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाया जाता रहा है।
नाम से ही स्पष्ट है क्या, विभिन्न स्रोतों पर जल की गुणवत्ता की जांच, अगर गुणवत्ता खराब है तो उसमें सुधार करने के उपाय। क्लियर है। उसके बाद एक एक्ट बना था, जो एक्ट, एक तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, तो पोल्यूशन जितने तरह के पोल्यूशन है सबकी मॉनिटरिंग वो करता है। ठीक है। एक एक्ट बना था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, लिखे। इसके द्वारा, इस कानून के बारे में लिख लीजिए, इसके द्वारा औद्योगिक प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण, इसके द्वारा औद्योगिक प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश की जाती है। इसके बाद नेशनल, कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, नेशनल रिवर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन समझ गए ना, संरक्षण प्रोग्राम, नेशनल रिवर, सॉरी रिवर है, लेक, लेक समझ रहे हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम। छठा हम इधर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ जाइएगा ना। अमृत, अमृत का नाम सुने होंगे, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत हो गया, शहरों के लिए है। शहरों के लिए अगर काम किया जाएगा तो शहरों में एक बड़ी समस्या क्या होती है, शहर से पूछा जाए कोई भी नगर की, जो बड़ा शहर है उसकी दो बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या। क्या? ट्रैफिक, वाटर, वाटर सप्लाई भी समस्या, वाटर ड्रेनेज भी समस्या, सब ना लॉगिंग होता है, ये दो बहुत बड़ी समस्या है। शहर में जो बाढ़ आता है वो का कारण, एक बड़ा कारण वही है, उतना ही पानी कहीं गांव में बरसे तो बाढ़ नहीं आती, शहर में बाढ़ आ जाता है। देखते हैं पटना के आसपास बारिश होती है, बाढ़ नहीं रहता, लेकिन पटना में बाढ़ आ जाता है। हाँ, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके तहत भी जोर दिया जाता है जल प्रबंधन पर। जो कोई भी शहर तब तक स्मार्ट नहीं हो सकता है जब तक वाटर मैनेजमेंट बढ़िया नहीं हो, खाली निकासी नहीं ना, सब कुछ नहीं, सप्लाई भी। स्मार्ट सिटी मिशन, मनरेगा में भी जल प्रबंधन पर जोर दिया जाता है कार्यक्रम के तहत। और नदियों तालाबों के किनारे सरकारी स्तर पर विद्युत शवदाह बनाया गया है, बहुत जगह बना है। जल स्रोतों के किनारे विद्युत शवदाह, शौचालय आदि बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, वो भी कहीं न कहीं बढ़िया स्वच्छ पानी सब लोगों को मिले, इसका प्रयास है। साइंस टेक बढ़िया से आप लोग क्लास कीजिएगा, हालांकि जो भी हो सब तो अच्छा से ही करना चाहिए। अब बार बार हम कहें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और अब तो आराम से तैयारी करने के लिए आपको समय दे दिया है बीपीएससी, अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। हाँ, इस पर एक स्कीम है जिसका नाम है रिपेयर रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन स्कीम बाय गवर्नमेंट इंडिया, रिपेयर रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हो गया, बहुत हो गया। नमामि गंगे दे दीजिए कहीं पर, ये सब जो लिखाए हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, नमामि गंगे वही ना है, नाम है तो नमामि गंगे लिख लो, या खाली गंगा मैया की बात थोड़ी हो रही है।